प्यारे विद्यार्थियों, आज हम स्वपन वासव दत्तम जो है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे और हमारा जो मुख्य विषय रहेगा वो नाटक का उद्भव एवं विकास जो है, इस विषय पर हमारा जो है विशेष रूप से फोकस रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि जिस विधा को हम पढ़ने जा रहे हैं, नाटक को हम जो पढ़ने जा रहे हैं, उससे पहले हमारे को ये समझना होगा कि जो काव्य होता है उस काव्य के अंदर जो नाटक है उस नाटक का कहाँ पर जो है स्थान रहता है। तो मैं आपसे निवेदन करूं कि जो काव्य होता है वह दो प्रकार का होता है। एक दृश्य काव्य होता है और एक श्रव्य काव्य होता है। दृश्य काव्य होता है वह पुनः दो प्रकार का हो जाता है, एक रूपक होता है, एक उपरूपक होता है। श्रव्य काव्य जो होता है वह तीन प्रकार का है, गद्य, पद्य, चंपू। अब जो श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य है उनमें जो अंतर है उसके विषय में मैं थोड़ा सा निवेदन कर दूं कि दृश्य काव्य में जो भी पाठक होता है, श्रोता होता है, वह देख भी सकता है, सुन भी सकता है, और श्रव्य जो काव्य होता है उसमें केवल सुन सकता है, देख नहीं सकता। नाटक जो होता है वह इस प्रकार से जो है 10 प्रकार का कहा। तो नाटक जो है यानी जो रूपक है वह रूपक 10 प्रकार का हुआ और उसके अंदर नाटक जो है यह उसका पहला ही जो है भाग हुआ। तो उस दृश्य काव्य के अंदर रूपक जो है उसका हम जो है अध्ययन करेंगे आज। तो उस रूपक के अंदर यानी जो नाटक हुआ उस नाटक का उद्भव और जो विकास है उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। अब तो काव्य के अंदर जो नाटक है उसके विषय में यदि हम चर्चा करें तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ जो विश्व के विस्तृत जितने भी विद्वान जो हैं उनकी यदि हम कांता सी उपदेश देने वाली और परम आह्लादक की जो शीघ्र ही अवाप्ति कराने वाली है, ऐसी विशिष्ट गुण मंडिता कृति नाटक जो है उसका उद्भव जो है, विकास जो है वह कैसे हुआ, यह विचारणीय विषय है। नाटक उद्भव जो है उनके संबंध में अलग अलग प्रकार की विचारधाराएं, अलग अलग प्रकार के जो विचार हैं वो परिलक्षित होते हैं। जो भी हमारे पाश्चात्य विचारक हैं उन पाश्चात्य विचारधारा के अनुसार और एक हमारा जो भारतीय विचारधारा है उसके अनुसार दोनों का ही जो विश्लेषण है हम जो है यहाँ पर करने का प्रयास करेंगे। संस्कृत जो है उसका पुनरुद्धार जो है वैदेशिकीय जो विद्वान हैं उनके द्वारा कुछ शताब्दी जो पहले है वही जो है किया गया था, और उन संस्कृत वाङ्मय जो अध्येता हैं वहाँ वैदेशीय जो विद्वान हैं उन विद्वानों ने अध्ययन जो विषय हैं वो अपने जो विचार प्रस्तुत किए हैं। यानी संस्कृत वाङ्मय अध्येता जो वैदेशिक विद्वान हैं उन वैदेशिक विद्वानों ने के अधीन जो विषय हैं उन पर जो है अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। तो इस संदर्भ में भी जो नाट्य उद्भव है उस नाट्य उद्भव के ऊपर जो है उन्होंने प्रचुर जो है प्रकाश डाला है। जो पाश्चात्य समीक्षक हैं उन्होंने भी उनकी भी जो है दो श्रेणियां हैं। उनमें एक तो वह जो भारतीय आधार को लेकर के चली है और दूसरी वह जो पाश्चात्य आधार जो उसको लेकर के चली है और नाट्य उद्भव जो उसका विकास है उसके विषय में विचार रखती है। तो इस प्रकार से जो भारतीय विचारधारा है, भारतीय विचारधारा नाट्य का उद्भव जो है वेद से ग्रहण कर जो है अनवर्त जो है सहस्त्राब्दियों से जो है क्रमिक विकास को प्राप्त करती हुई वर्तमान प्रौढ़ावस्था को प्राप्त हुई स्वीकार करते हैं। इन विचारधाराओं के आधार पर जो है विविध मत मतांतर जो है वो प्रचलित हैं और उन्हीं के प्रक्षेत्र में जो है इनके विचारों का जो है हम अवलोकन जो है वो करेंगे। उनमें पहला जो बिंदु है, मुख्य जो बिंदु है वह है परंपरा का द्युलोकवाद। इस विचारधारा के अनुसार भरत मुनि जो है प्रणीत जो नाट्यशास्त्र का विद्यार्थियों आपने नाम सुना तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुना तो भी एक नाट्यशास्त्र है उसमें 36 अध्याय हैं। तो कहा कि उनके आधार पर मानकर प्रचलित हुई
और नाट्यशास्त्र में वर्णित जो कथा है उसी के अनुसार सतयुग के अंदर या सतयुग के सभी प्राणी जो है अत्यंत जो है वो सुखी थे। उन्हें किसी प्रकार के मनोविनोद की जो आवश्यकता नहीं थी। परंतु जो त्रेता युग है, त्रेता युग के आते ही संसार में दुखों का जो है आविर्भाव हुआ। अतः देव तथा दानव दोनों मिलकर के जो है इस प्रकार से जो है ब्रह्मा जी के पास वो पहुँचते हैं और ब्रह्मा जी के पास जाने के बाद में उन्होंने निवेदन किया कि हम ऐसा जो है क्रीड़ानक करना चाहते हैं, यानी ऐसा खेल चाहते हैं जो हमें जो है शांति दे सके और हम कुछ समय के लिए जो है अपने दुख दर्द जो है उसको हम भूल जाएं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ब्रह्मा जी ने उनकी जो है प्रार्थना है उसे संतुष्ट होते हैं और संतुष्ट होकर के उन्होंने ध्यान अवस्थित होकर के चारों वेदों का जो है स्मरण किया और उनसे विविध जो अंग हैं उन विविध अंगों को लेकर के जो है नाट्य वेद नामक जो है एक पंचम जो वेद है उस पंचम वेद का निर्माण किया। तो इस प्रकार से जो नाट्य वेद है उसको पंचम वेद के रूप में स्वीकार किया और इसके लिए उन्होंने 4 वेदों से जो है सहायता ली। ऋग्वेद से जो है उस ऋग्वेद से पाठ्य, सामवेद जो है उसे संगीत, यजुर्वेद से जो अभिनय और अथर्ववेद से जो है रस लेकर के जो नाट्य वेद है उसकी रचना की। नाट्यवेदम ततश्च एकम चतुर्वेदांग संभवम जग्राह पाठ्य सम ऋग्वेदात् साम्यभो गीतम एव च यजुर्वेदादि अभिनयान रसान अथर्व वर्णात् अपि। तो इस प्रकार से अभी जो मैंने आपसे ये जो निवेदन किया, ये जो संदर्भ है नाट्यशास्त्र के अंदर पहला जो अध्याय है वहाँ 16-17 नंबर का जो पद्य आता है वहाँ पर ये बात कही है। तो इस प्रकार से जो ब्रह्मा जी है उन्होंने नाट्य वेद की रचना कर इंद्र जो है उसको दे दिया गया और इंद्र ने जो है अभिनय कराने के लिए भरत मुनि जो है उस भरत मुनि को सौंपा। इस प्रकार से उन्होंने इंद्र ध्वज के अवसर पर एक नाटक जो है उसका अभिनय जो है वह कराया और अभिनय में बाधाएं उपस्थित होने पर नाट्य मंडपों का निर्माण किया गया। इस प्रकार नाटक की उत्पत्ति हुई। इस परंपरा में प्रमुख जो तथ्य हैं वो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो नाट्य है उस नाट्य का उद्भव जो है चतुर्वेदों से हुआ। अभिनय जो है स्त्री तथा पुरुष दोनों ही करते थे। धार्मिक पर्वों पर इनका जो है अभिनय किया जाता था और नाटक की जो या नाट्य की उत्पत्ति है वो क्रमिक विकास से नहीं अपितु जो है एक तरह से हम यूँ कह सकते हैं कि आकस्मिक है। तो इस प्रकार से एक द्युलोक से जो इसकी उत्पत्ति के संदर्भ में ये बात रखी और इसी में नाट्य का जो उद्गम है ब्रह्मा जी के अतिरिक्त जो शिव जी है उसने भी जो है या शिव जी है उन्होंने भी जो स्वीकार किया जाता है। और शारदा तनीय जो है उन्होंने नाट्य उद्गम की जो परंपरा है भगवान शिव से जो है आविष्कृत मानी है, स्वीकार की है। क्रमशः इस प्रकार से जो है उद्भव जो है एवं सुकुमार प्रकृति से युक्त होने के कारण जो है तांडव एवं लास्य नृत्य का जो है संबंध शिव तथा पार्वती से रहा। इस प्रकार से नृत्य की योजना नाट्य के लिए जो है सर्वथा जो है हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि अपेक्षणीय है। नाट्य में नृत्य तथा नृत्य परस्पर सम्मिलित रहते हैं। नाट्य का पूर्व रूप शिव पार्वती का तांडव लास्यी है। अतः वैदिक तथा लौकिक जो एक तरह से भावभूमि है उनके परिप्रेक्ष्य में जो है शिव को जो है नाट्य वेद का आविष्कृता जो है मानकर शारदा तनय ने अपनी गुण ग्राहकता जो है उसका परिचय दिया है। उसी का दूसरा जो बिंदु है यानी धार्मिक भावना अथवा मृतक पूजावाद, यानी इनसे भी जो है नाटक जो है उनकी उत्पत्ति मानी है। विद्वान हुए एक डॉक्टर रिजवे, उनके अनुसार सारे संसार में नाटकों की उत्पत्ति मृतात्माओं के प्रति जो है प्रकट की हुई श्रद्धा से हुई और इनका कहना है कि मृत वीरों के शव जो है पहले सुरक्षित रखे जाते थे और उनके श्राद्ध के दिन उनकी वीरतापूर्ण जीवनी जो है उनका जो है प्रदर्शन होता था। उसी परंपरा के साथ जो है भारत में रामलीला तथा कृष्ण लीला जो है उसको भी संयुक्त कर इसे निष्कर्ष पर निकाला कि ये लीलाएं जो हैं ये भी वीर पूजा की जो है ध्वंसावशेष हैं तथा भारत में वीर पूजा से ही भारतीय नाटकों की उत्पत्ति हुई है। डॉक्टर रिजवे का यह मत जो है स्वीकार नहीं हो सकता, मान्य नहीं हो सकता। अगला जो बिंदु आता है वह है मेपोलवाद। डॉक्टर A.B. कीथ जो है उन्होंने ऋतु परिवर्तन के समय होने वाले उत्सवों में नृत्यांगन से जो है
नाटकों की उत्पत्ति जो है उनको स्वीकार किया है, यानी माना है। पाश्चात्य देशों में मई का महीना जो है अत्यंत ही आनंद प्राप्त या आनंदप्रद जो होता है। इस माह में वहाँ पर जो है प्रचुर मात्रा में कहें या यूँ कहें खूब जो है वो उत्सव होते हैं और लोग जो है प्रफुल्लित होते हैं तथा आनंद जो है वो मनाते हैं। वे लोग एक लंबा बाँस जो है उसको गाड़ते हैं और उस बाँस को गाड़ करके नीचे इकट्ठे होते हैं और सभी स्त्री पुरुष मिलकर के साथ ही जो है नृत्य करते हैं। पाश्चात्य लोग इसे जो है मेपोलवाद जो है कहते हैं। भारतवर्ष का इंद्रध्वज उत्सव भी जो है लगभग जो है इसी प्रकार का होता था। इस प्रकार से इससे ये सिद्ध होता है कि नाटकों की उत्पत्ति जो है बसंत में मनाए जाने वाले त्यौहार के आधार पर जो है वो हुई होगी। इस वाद की जो है सबसे बड़ी जो है भूल जो है वह यह रही कि मेपोल नृत्य का संबंध जो है इंद्रध्वज से जोड़ना उचित नहीं होता है, क्योंकि मेपोल मई में मनाया जाता था और इंद्रध्वज का उत्सव वर्षा के पश्चात जो है वो मनाया जाता था। नेक्स्ट बिंदु आता है लीलावाद। कृष्ण लीला तथा रामलीला के आधार पर कुछ विद्वानों ने नाटकों की उत्पत्ति स्वीकार की है। इनका मत है कि श्री कृष्ण तथा राम पर आधारित लीलाओं के प्रभाव से ही जो है भारत में अनुकरण करके नाट्य परंपरा जो उसका उद्गम हुआ होगा। नेक्स्ट बिंदु आता है स्वांगवाद, जिसको हम बहुत ही मारवाड़ी की हम यदि बात करें तो सांग जिसको हम कहते हैं, होलियों के दिनों में जो होता है। एक विद्वान हुए हैं और उन विद्वानों का नाम है हिलब्रांड। उनका विचार है, उनका मानना है कि भारतवर्ष में पहले लोकप्रिय स्वांग जो है अत्यधिक ही प्रचलित थे और इन स्वांगों से ही नाटक जो है उनका प्रादुर्भाव हुआ, नाटकों की जो उत्पत्ति हुई। इन स्वांगों में रामायण तथा महाभारत के आख्यान मिलाकर ही जो है नाटकों की कथा वस्तु तैयार की गई होगी, इस प्रकार से जो है मानते हैं। परंतु विद्वान है एक ए.बी. कीथ, उन्होंने जो है इस बात का खंडन करते हुए कहा कि नाटक के प्रचार से पूर्व जो है स्वांगों के प्रचलित होने का जो है कोई जो है पुष्ट प्रमाण जो है वो जो है स्वीकार नहीं होता है। और अगला बिंदु आता है आपका पुतलिका नृत्यवाद। एक विद्वान है और उन विद्वान यानी वो जर्मनी के बहुत ही प्रख्यात विद्वान हैं, पिशेल उनका जो है नाम है, और उन्होंने जो है इस बात को माना है, स्वीकार किया है। वो कहते हैं कि कठपुतली के नृत्य से नाटकों की उत्पत्ति स्वीकार की है। कठपुतली का नृत्य कराने वाला व्यक्ति जो है सूत्र को धारण करता था, अतः सूत्रधार जो है वह कहलाता था। और नाटक में यही दो शब्द जो है अक्षरशः स्वीकार जो है वो किए गए हैं। अतः पिशेल का मत है कि कठपुतली जो है नृत्य है उससे ही जो है नाटक का उद्गम जो है वह हुआ होगा। इस मत को स्वीकार नहीं किया जा सकता, चूँकि कठपुतली का नृत्य जो है किसी प्रकार जो है प्राचीन या क्योंकि किसी प्रकार जो प्राचीन जो है नहीं है तथा उससे जो है रस सम्मिलित नाटक जो है उसका उत्पन्न होना जो वो संभव नहीं है। ये 6 बिंदु जो है प्यारे विद्यार्थियों मैंने आप लोगों को जो है ये बताए हैं। अब 7वां बिंदु आता है छाया नाटकवाद। हालांकि वीडियो थोड़ा बड़ा जरूर हो जाएगा, लेकिन मैं इसको शॉर्ट में जो है करने का प्रयास करूँगा। तो यहाँ छाया नाटकवाद जो है इसके अनुसार जो नाटकों का विकास जो है छाया नाटकों से हुआ मानते हैं। और इस मत के अनुसार जो है इनका मत है कि नाटक को रूपक जो है भी कहा जाता है और रूपक का दृश्य छाया नाटकों में ही जो है देखा जा सकता है। अतः संस्कृत नाटकों की जो छाया नाटकों से जो स्वीकार करना जो है उचित प्रतीत होता है। डॉक्टर कीथ का कहना है कि यह मत महाभाष्य के एक स्थल में जो यथार्थ अर्थावधारण पर जो है अवलंबित है। अगला बिंदु आता है यूनानी नाट्य कलावाद। कुछ विद्वान है और उनका मानना है कि जो संस्कृत नाटक है उनमें प्रयुक्त होने वाली जो यवन के प्रभाव से ही जो है आई है। यहाँ इस नाटक के अंदर भी यवनी का शब्द बार बार आया है, तो उनके प्रभाव से ही जो है वो आई है। अतः संस्कृत नाटकों का विकास यूनानी नाट्य कला से ही हुआ। अतः यह मत जो है स्वीकार जो नहीं किया जा सकता, क्योंकि यूनानी नाटकों का मंचन जो है खुले मंच पर किया जाता है, जबकि यवनिका जो है
उसका जो है शुद्ध शब्द जो है वह जवनिका है। शुक्तवाद और वैदिक अनुष्ठानवाद, और इस प्रकार से यहाँ हम ये इस लास्ट बिंदु के बाद में हम निष्कर्ष रूप से यदि हम इसकी चर्चा करें तो भारतीय नाट्य कला के उद्गम में किसी प्रकार वैदेशिक जो प्रभाव है वो दिखाई नहीं देता है। वह विशुद्ध जो है भारतीय है। वह वेदों से लेकर वर्तमान समय तक कई नत उन्नत या उतार चढ़ाव जिसको हम कहते हैं उन दशाओं को जो है प्राप्त होती हुई आज भी जो है प्रगति पथ पर जो है आरूढ़ है। मात्रा जो है एवं गुण दोनों दृष्टियों से जो है संस्कृत साहित्य की जो नाट्य विद्या है वह पूर्ण समर्थ है तथा इस क्षेत्र में किसी अन्य भाषा की नाट्य कला से जो है कहीं अधिक समृद्ध तथा उन्नत है। और इसका उद्गम वैदिक समय में हुआ तथा विकास जो है वो शताब्दियों तक जो है क्रमशः जो इनका होता